जय हिंद जय भारत साथियों, वैष्णव ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के साथ आज की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हमारे जो MBBS मेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट 2 जो पेपर फर्स्ट जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था इतिहास सेगमेंट वाला, जिसमें हमने ओलिकर राजवंश को डिस्कस किया है और परिवारजक राजवंश को भी डिस्कस उसमें हमने किया है। आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं नागवंश। अब नागवंश की अगर बात हम करें तो नागवंश का जो यूँ कहें कि इनका जो एक कालखंड रहा है फ्रेंड्स, वो ये रहा है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध के आसपास जो है कुषाण के पतन के पश्चात और जो गुप्तों के उदय से पूर्व का जो एक यूँ कहें कि राजनीतिक दृष्टिकोण से विभाजन का काल रहा है। इस काल में ये हुआ कि कोई विकेंद्रीकृत व्यवस्था या यूँ कहें कोई शक्तिशाली जो है कोई जो राज्य हैं वो क्या है कि वो नहीं आया। तो इसी जो है परिस्थिति का जो है नागवंश के जो छोटे छोटे जो राज्य रहे हैं उन्होंने इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर जो है यूँ देखें तो ग्वालियर और विदिशा और पद्मावती मथुरा, इनमें जो है अपनी क्या है नागवंश की शाखाओं की स्थापना इन्होंने यहाँ पर की है। अब जो अगर हम देखें तो नागवंश जो है इसका जो शासन क्षेत्र का जो है पुराणों में भी उल्लेख किया गया है, जिसमें अगर देखा जाए तो विदिशा, कांतिपुर, मथुरा और पद्मावती के जो है नाग राजाओं का यहाँ पर क्या किया गया है, पुराणों में उल्लेख किया गया है। फिर अगर देखा जाए तो नागवंश के उत्थान की अगर बात हम करते हैं तो नागवंश का जो उत्थान जो रहा है वो मुख्य रूप से अगर उपयुक्त जितने भी साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर विदिशा को वहाँ पर माना गया है। और विदिशा की अगर बात हम करें तो यहाँ पर दो शाखाएं रही हैं, एक है शुंगकालीन और एक है शुंगोत्तर कालीन। अब शुंगोत्तर कालीन की जो जानकारी हमें मिलती है वो मिलती है हमें भागवत पुराण से मिलती है, और इनके जो हैं जितने भी शासक रहे हैं उनके द्वारा जो इनके सिक्के जो जारी किए गए थे उनसे हम इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है। शुंगकालीन का जो कालखंड रहा है वो रहा है 110 से 31 ईस्वी पूर्व के मध्य रहा है। फिर शुंगोत्तर कालीन 78 से लगाकर 31 तक ईस्वी पूर्व तक इनका काल रहा है। शुंगकालीन में अगर देखा जाए तो इसमें जो शासक आते हैं, शेष आते हैं, रामचंद्र आते हैं, और शुंगोत्तर कालीन में देखा जाए तो शिशुनंदी आते हैं, पुरुषदात आते हैं, बहुत सारे इनमें वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे कौन कौन से इनका जो है शासक का कौन कौन सा कालक्रम रहा है। तो फ्रेंड्स ये है नागवंश, और दूसरी शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में जो है ये स्थापित हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं शुंगकालीन जो है नागवंश जो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो शुंगकालीन नागवंश की अगर बात हम करें तो ये जो है शुंग एवं कण्व वंश के पतन के पश्चात जो है शुंगकालीन नागवंश की स्थापना होती है, जिसमें जो 5 राजाओं का जो एक क्रम इनके शासन का रहा है। इन्होंने जो 31 ईस्वी पूर्व तक जो है विदिशा में क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। फिर जो अगर देखा जाए तो इनके जितने भी शासक रहे हैं उनका एक जो कालक्रम रहा है वो रहा है, जैसे कि इनके जो हैं शासक हैं शेष, फिर भोगिन, फिर रामचंद्र, धर्मवर्मन और बेगर, ये इनके जो हैं 5 शासक रहे हैं। इनका जो क्रम आता है फ्रेंड्स वो आता है 110 से 90 ईस्वी पूर्व। फिर 90 से अगर देखा जाए तो 80 ईस्वी पूर्व। फिर 80 से 50 ईस्वी पूर्व। फिर धर्मवर्मन का जो काल आता है वो आता है 50 से 40 ईस्वी पूर्व, और 40 से 31 ईस्वी पूर्व का जो काल आता है वो बेगर का आता है। तो ये जो है इनके शासकों का क्या रहा है, कालक्रम जो है इनका रहा है। शेष का जो कालक्रम आता है 110 से 90 ईस्वी पूर्व के आसपास का रहा है। भोगिन जो है 90 से 80 ईस्वी पूर्व के आसपास। फिर रामचंद्र जो है वो 80 से 50 ईस्वी के आसपास रहा है। फिर धर्मवर्मन, और फिर आते हैं बेगर लास्ट में। तो ये जो है इनके जो है शासकों का क्या रहा है, क्रम रहा है। शुंगकालीन जो है नागवंश जो है शुंग एवं कण्व वंश के पतन के पश्चात जो है इनकी स्थापना होती है, और ये जो है 5 नाग राजाओं का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, जिनका जो 31 ईस्वी पूर्व तक इनका क्या रहा है, विदिशा में शासन क्षेत्र रहा है। और इनके जो शासकों का जो क्रम है वो है शेष, भोगिन, रामचंद्र, धर्मवर्मन और बेकर, ये जो है इनके क्या रहे हैं, वो शासक रहे हैं। अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे शुंगोत्तर कालीन जो है नागवंश जो है उनका क्या शासकों का क्या क्रम रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं शुंगोत्तर कालीन जो है नाग राजाओं का जो है कालक्रम क्या रहा है, या उनका जो है कौन कौन से उनमें जो शासक रहे हैं। तो शुंगोत्तर कालीन जो है नाग राजाओं की अगर बात हम करें तो इनकी जो हमें जानकारी मिलती है फ्रेंड्स वो मिलती है भागवत पुराण से जो हमें इनकी जानकारी मिलती है, और साथ ही साथ जो है 78 से लगाकर जो 31 ईस्वी पूर्व तक जो है
इनका एक कालक्रम भी रहा है शंगोत्तरकालीन जितने भी नागराजा रहे हैं उनका। और इसी वक्त जो इनके जितने भी शिलालेख थे उपलब्ध, उन शिलालेखों के आधार पर जो है ये जानकारी मिलती है। फिर जो है इनके जो सिक्के होते हैं, इनके शासकों के द्वारा जितने भी जारी किए गए सिक्के होते हैं उनके आधार पर क्या होती है, इनकी जानकारी मिलती है। इसमें जो है यूँ देखें तो है ना। फिर अगर देखा जाए तो इसमें जो शासक का जो क्रम रहा है वो रहा है भूतनंदी, फिर है शिशुनंदी, यशनंदी, पुरुषदात, उत्तमदात। फिर अगर देखा जाए तो कामदात, भवदात और शिवदात या शिशु या शिव नंदी जिसको कहा जाता है लास्ट टर्म में। अब अगर देखा जाए तो ये जितने भी शंगोत्तरकालीन जितने भी नागराजा रहे हैं इनके एक उपाधि या यूँ कहें कि एक पदवी दी गई है नंदी। नंदी यानी कि वृष, है ना। तो ये जो है वायु पुराण में जो है नंदी क्या कहते हैं, शिव का जो इन्हें क्या कहा गया है, शिव का नंदी इन्हें कहा गया है। वृष को जो है क्या कहा जाता है, शिव का नंदी कहा जाता है। उनकी जो उपाधि होती है वो नंदी, इसलिए इनको जो यहाँ से ऐसा पुराणों में ऐसा उल्लेख आया है। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो जो नाग साम्राज्य रहा है वो एक प्रजातांत्रिक जो है संघ राज्य था और इनकी जो है स्थापना का श्रेय जो है भारशिव नागों को जाता है। भारशिव नाग क्या होता है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो है अगर देखा जाए तो इनकी जो स्थापना है वो कुषाणों के जो है पतन के पश्चात और गुप्तों के जो है यानी कि आने से पूर्व इनकी हुई थी। फिर जो क्रम देखें, अब जो हम देखेंगे इनमें देखेंगे कि जो भारशिव नाग राजा जो रहे हैं उनका जो उत्थान का क्या कालक्रम रहा है और उनमें कौन कौन से जो हैं शासक रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं भारशिव नाग की अगर बात हम करें, नाग जो है राजा रहे हैं या शासक जो रहे हैं, तो भारशिव जो है नाग शासक की अगर बात हम करें, इनका जो उत्थान का जो कालक्रम रहा है फ्रेंड्स वो रहा है लगभग 147 ईस्वी के आसपास जो है लगभग इनका उत्थान का कालक्रम रहा है। फिर जो इनका जो नेतृत्व रहे वो है नवनाग जो रहे हैं फ्रेंड्स, वो क्या है कि भारशिव जो नाग शासक हैं इस शाखा के क्या रहे हैं, वो संस्थापक रहे हैं। इस शाखा के क्या रहे हैं, वो संस्थापक रहे हैं। और इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है कांतिपुरी में जो है कांतिपुरी में कुतवार मुरैना भी उसको कहा जाता है, साक्ष्य जो है अलग अलग है, कोई कांतिपुरी को जो है उत्तर प्रदेश का भी जो है उनको मानते हैं। तो अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम कांतिपुरी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। इन्होंने किया था भारशिव नाग जो है शासक रहे हैं, जिनके संस्थापक हैं या जिनके जो नेतृत्व करता रहे हैं इस शाखा के वो रहे हैं नवनाग रहे हैं। और लगभग जो है 147 जो ईस्वी के आसपास इनका शासन का जो है या इनके उत्थान का जो है कालक्रम रहा है। फिर जो अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो कुछ शाखाएं आती हैं नाग राजाओं की, जिनका जो है वायु पुराण में जो है क्या किया गया, इनका जो है उल्लेख किया गया है पुराणों में। फिर अगर देखा जाए जैसे पद्मावती की नाग शाखा होती है, फिर अगर देखा जाए तो कांतिपुरी की नाग शाखाएँ होती हैं और मथुरा की नाग शाखाएँ होती हैं। मथुरा की जो नाग शाखाएँ उनका उल्लेख जो है उल्लेख तो है, लेकिन उनके जो शासक कौन कौन से रहे हैं या उनके बारे में जो इतने साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो अभी जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन, वो हम करेंगे कांतिपुरी की नाग शाखा और उसके बाद जो हम करेंगे पद्मावती की नाग शाखा। फिर हम देखेंगे नाग जो है इतिहास, ये जो है इनके जानने के कौन कौन से स्रोत होते हैं। और फिर हम देखेंगे इनके जो धार्मिक जीवन क्या रहा है इनका नाग राजाओं का। फिर देखा जाएगा इनका जो है स्थापत्य जो मूर्ति कला क्या रही है, इनका जो है यूँ कहें कि फिर इनका जो है पतन का क्या कारण रहा है। सो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन कांतिपुरी की नाग शाखाओं को। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं कांतिपुरी की जो है नाग शाखा के जो शासक रहे हैं, उनमें अगर देखा जाए तो नवनाग जो है भारशिव जो है नाग शाखाओं से क्या रहे हैं, ये संस्थापक रहे हैं। फिर जो देखा जाए तो फिर है वृषनाग जो है इन्होंने क्या मथुरा और पद्मावती की जो नाग शाखा उनके संस्थापक रहे हैं। और
वृषनाग का जो है अगर देखा जाए शासन का जो क्षेत्र रहा है वो विदिशा में रहा है 2वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास। फिर जो इनके जो सिक्के होते हैं वृषनाग के, वो हमें जो है कहाँ से प्राप्त होते हैं? इनके जो सिक्के होते हैं वो विदिशा से क्या होते हैं, इनके सिक्के वहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर हायनाग, फिर त्रैनाग, फिर ब्रहीन, और फिर आता है चरजनाग। चरजनाग की अगर बात हम करें तो इनके जो है कालक्रम के समय जो है वाकाटक जो रहे हैं, उनका जो है पवित्र 284 ईस्वी के आसपास जो है उनका स्थापित होने लगा था। फिर भवनाग, फिर रुद्रसेन, इन्होंने जो है पूरिका में जो है यहाँ पर इनका शासन रहा है। अब जो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो भवनाग उससे रिलेटेड जो है क्या क्या मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल कर आते हैं उनको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं भवनाग। भवनाग की अगर बात हम करें तो भवनाग जो शासक रहा है वो है कांतिपुरी, जो नाम जो है शाखा रही है कांतिपुरी नाग शाखा का क्या रहा है, ये शासक रहा है। और इसका जो शासन क्षेत्र आता है फ्रेंड्स वो 290 ईस्वी से 315 ईस्वी के जो है आसपास क्या रहा है, इसका कालक्रम रहा है। फिर जो अगर देखा जाए तो भवनाग ने जो है अपनी सत्ता का जो संचालन की जो शुरुआत की थी वो की थी रवि नाग के पश्चात। और इनके जो है मुद्रा हमें प्राप्त होती है पवाया से प्राप्त होती है, जो ग्वालियर के आसपास का ग्वालियर जिले में आता है। फिर जब देखा जाए तो भवनाग ने जो है एक नीति जो है वैवाहिक संबंध की जो है एक नीति होती है या कूटनीति जिसको हम कहते हैं, उसकी इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी। इसमें इन्होंने इनकी पुत्री का जो विवाह है वो वाकाटक नरेश से किया था। और जो भवनाग का जो है अगर देखा जाए तो भवनाग का जो दोहित्र रहा है वो रहा है गौतमी पुत्र वाकाटक नरेश रहा है। इसका जो उल्लेख होता है वो प्रवर्सन दीदी के जो है अभिलेख से मिलता है। और ये जो अभिलेख होता है ये कन्नौज के जो है समीप एक चंपक नामक स्थान से जो है होता है, क्या होता है कि ये वहाँ से प्राप्त होता है, जहाँ पर जो है प्रवर्सन दीदी ने जो है ये उल्लेख यहाँ पर किया है कि गौतमी पुत्र जो है वाकाटक नरेश वो भवनाग का जो क्या था वो दोहित्र था। फिर जो अगर देखा जाए तो अब जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वो हम करेंगे यहाँ पर पद्मावती की जो है नाग शाखा। तो पद्मावती की नाग शाखा में कौन कौन से जो शासक रहे जैसे भीम नाग हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर अगर देखा जाए तो जो गणपति नाग रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं पद्मावती जो है नाग जो शाखा रही है उसके जो शासकों का क्या कालक्रम रहा है, उनके शासन का क्या क्या क्षेत्र रहा है। तो जिसमें सर्वप्रथम आते हैं आते हैं भीमनाग, जिनका जो काल रहा है 210 से 230 ईस्वी पूर्व के आसपास रहा है। फिर स्कंदनाग, फिर बृहस्पतिनाग, फिर व्याघ्र नाग 270 से 290। इनके समय जो है वाकाटकों के जो है इनका प्रभुत्व यहाँ पर आरंभ होने लगा था। फिर आते हैं देवनाग, फिर आते हैं गणपति नाग, जो कि पद्मावती नाग शाखा का अंतिम जो है शासक यहाँ यूँ कहें कि माना जाता है। फिर जो हम देखें यहाँ पर तो जो भीमनाग होते हैं वो जो है वृषनाग के उत्तराधिकारी के रूप में जो यहाँ पर शासन करते हैं। उनका जो शासन का जो कालक्रम आता है 210 से 230 ईस्वी आता है। फिर जो है भीमनाग ने जो अपनी राजधानी थी वो विदिशा से पद्मावती क्या की थी, स्थानांतरित यहाँ पर की थी। भीमनाग के जो शासक उत्तराधिकारी जो रहे हैं स्कंदनाग, वासुनाग और बृहस्पतिनाग, इनके जो सिक्के होते हैं वो पवाया से प्राप्त होते हैं। जो मुद्राएं होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो पवाया से प्राप्त होती हैं। अगर वो दो नंबर में अगर ऐसे पूछें भीमनाग सिंपल सा, तो भीमनाग क्या रहा है, इनका शासन का क्षेत्र 230 से 230 ईस्वी रहा है। पद्मावती नाग शाखा के क्या रहे हैं, ये इन्होंने स्थापना की थी। जो इनकी राजधानी जो है विदिशा से पद्मावती यहाँ पर स्थानांतरित होती है। फिर इनके उत्तराधिकारी स्कंदनाग, वासुनाग, बृहस्पतिनाग, सिंपल सा इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर हम देखेंगे लास्ट में, अब हम देखेंगे गणपति नाग। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देख रहे हैं पद्मावती जो नाग शाखा के जो अंतिम शासक रहे हैं वो है गणपति नाग की। अगर बात हम करें तो गणपति नाग का जो कालक्रम रहा है फ्रेंड्स वो ये रहा है कि इनका जो शासन का जो क्षेत्र है 310 से 344 ईस्वी के आसपास रहा है। और जो है पद्मावती नाग शाखा से क्या रहे हैं, संबंधित रहे हैं। और जो गणपति नाग का जो उल्लेख आता है वो प्रयाग प्रशस्ति जो है इनका उल्लेख जो आता है वो है प्रयाग प्रशस्ति जो है
ये समुद्रगुप्त से इनकी विजय का जो इसमें उल्लेख होता है, समुद्रगुप्त की विजय का। जो इलाहाबाद जो है प्रशस्ति अभिलेख की अगर बात हम करें तो इसमें अगर देखा जाए तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा क्या हुए थे, पराजित हुए थे गणपति नाग। और इनके जो सिक्के हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, वो पवाय से इनके सिक्के प्राप्त होते हैं। और देवनाग के पश्चात जो है देवनाग के उत्तराधिकारी के रूप में जो है ये इनका जो शासन है वो पद्मावती जो है नाग शाखा से संबंधित रहा है। और फिर अगर देखा जाए इनका शासन 344 ईस्वी और समुद्रगुप्त से क्या होने वाले, पराजित होने वाले। और जो अंतिम अगर देखा जाए तो अंतिम जो है नाग पद्मावती शाखा के जो है ये अंतिम इतिहासकारों का एक कहना है कि ये अंतिम नरेश रहे हैं नाग राजाओं में, और ये जो है समुद्रगुप्त से पराजित हुए थे। फिर जो अगर हम देखेंगे कि नाग वंश के इतिहास को जानने के कौन कौन से सोर्स रहे हैं और उनका जो धार्मिक जीवन रहा है वो किस प्रकार का रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि जो नागवंश का जो इतिहास रहा है उनके जो इतिहास को जानने के क्या क्या जो है सोर्स रहे हैं। उनमें अगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो सिक्के होते हैं, फिर जो है कौन से पुराण में क्या बात कही गई है, फिर जो है कुछ रचनाएं होती हैं उनमें क्या कहा गया है, और फिर जो अभिलेख हैं उनमें जो है क्या कहा गया है इनके इतिहास को लेकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अब देखा जाए तो नागवंश के जो इतिहास की अगर जानकारी जो हमें मिलती है वो हमें मिलती है सबसे पहले अगर हम देखें तो पुराण को देखें तो पुराणों की अगर बात हम करें तो विष्णु पुराण और जो वायु पुराण रहे इनमें जो है नागवंश की जो शाखाएं होती जैसे कि पद्मावती मथुरा शाखा होती हैं और कांतिपुर की शाखा जो होती हैं, इनके बारे में जो यहाँ पर क्या किया गया है कि इनका उल्लेख किया गया है किसमें, पुराणों में, विष्णु पुराण और वायु पुराण में। फिर अगर देखा जाए तो फिर कुछ रचनाएँ आती हैं, उन रचनाओं में अगर देखें तो जो भवभूति की जो रचनाएँ आती हैं वो आती है मालती माधव उनकी रचना होती है भवभूति कृत, जिसमें पद्मावती नगर का जो है वर्णन किया गया है। फिर हर्ष चरित्र जो है बाण भट्ट की जो रचना होती है जिसमें नागसेन जो पद्मावती के राजा के रूप में यहाँ पर इनका उल्लेख किया गया है। फिर अगर देखा जाए तो इनके अभिलेख की अगर बात हम करें तो एक अभिलेख आता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त का है। ये अभिलेख समुद्रगुप्त का ये अभिलेख होता है और ये जो इलाहाबाद में है, कहाँ पर है, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख आता है समुद्रगुप्त का, जिसमें गणपति नाग, नागदत्त और नागसेन के जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है पराजिता का उल्लेख आता है। ये किसके द्वारा जो है पराजित हुए थे, ये हुए थे समुद्रगुप्त के द्वारा। तो इन हिसाब से जो है इन साक्ष्यों के आधार पर क्या कहा गया है कि जो है नागवंश का जो इतिहास रहा है कि इनके जो अंतिम शासक कौन रहे, जैसे गणपति नाग रहे हैं। तो फिर अगर देखा जाए तो फिर जो आते हैं इनके सिक्के, इनके जो सिक्कों की एक निधि प्राप्त होती है कुतवार मुरैना से, जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और फिर अगर देखा जाए यहाँ पे 18,959 लगभग जो है सिक्के यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फिर पवाया विदिशा से भी इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और ये पवाया जो क्षेत्र आता है ग्वालियर जिले के अंदर का आता है। फिर अगर देखा जाए तो जो बेसनगर उत्खनन से भी 1913-14 के आसपास जो है यहाँ पर जो है उत्खनन किया गया था, जिसमें यहाँ पर जो है जो तांबे के सिक्के यहाँ से प्राप्त इनके हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये हैं यहाँ पर नागवंश के इतिहास को जानने के क्या क्या सोर्स रहे हैं, जैसे सिक्के, पुराण, फिर अगर देखा जाए तो जो रचनाएं होती उनमें, फिर अभिलेख जो है इनमें ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वर्णित होती है या इनका उल्लेख किया गया है किसमें, इन नागवंश के बारे में। फिर जो अब जो हम यहाँ पर देखेंगे कि नागवंश की जो देखा जाए तो नागवंश का धार्मिक जीवन किस प्रकार का रहा है उनको यहाँ पर अब हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं नागवंश के जो है धार्मिक उनका जीवन क्या रहा है, उनका जो राजनीतिक जो जीवन क्या रहा है। तो धार्मिक जीवन की अगर बात हम करें तो इनके धार्मिक जीवन में जो है वैदिक धर्म जो इनके जीवन की क्या रहा, एक आधारशिला रहा है। तो वैदिक धर्म में जो है इनके प्राचीन वैदिक धर्म में नैतिकता जो है इनके जीवन की क्या रही, आधारशिला रही है। फिर अगर देखा जाए तो पद्मावती के जो शासक रहे वो क्या रहे, शैव मतावलंबी रहे हैं। फिर इनकी धार्मिक जो है सहिष्णुता की अगर बात हम करें तो शैव मतावलंबी तो रहे हैं, साथ ही साथ जो अन्य धर्मों के प्रति भी इन्होंने सहिष्णुता की नीति का इन्होंने जो है पालन किया है। जैसे कि इस बात का जो प्रमाण होता है वो विष्णु मंदिर और बौद्ध प्रतिमा की प्राप्ति से होता है। इनकी धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख जो है ये प्रमाण करता है। फिर ये है इनका धार्मिक जीवन। फिर जो अगर देखा जाएगा तो इनके राजनीतिक
राजनीतिक जीवन की अगर बात हम करें तो इनका जो राज्य रहा है फ्रेंड्स, वो रहा है प्रजातांत्रिक संघ राज्य क्षेत्र रहा है। इनकी जो कूटनीति की जो नीति रही है, जिसमें इन्होंने वैवाहिक संबंधों की नीति से जो है क्या किया है, अपने शासन को संभाला है या शासन को विस्तार दिया है। जैसे कि इनके जो वैवाहिक संबंधों की नीति रही है वो वाकाटक और गुप्त वंश के जो शासक रहे हैं उनके साथ जो है इनकी वैवाहिक संबंधों की नीति जो है यहाँ पर रही है। तो फ्रेंड्स, ये है इनके नागवंश का धार्मिक जीवन और इनका है ये राजनीतिक जीवन। ये हमने पूरा जो है फ्रेमिंग वाइज जैसा मेंस में हमें लिखना है वैसा ही हमने यहाँ पर डिस्क्राइब यहाँ पर किया है। सिंपल सा अगर थोड़ा सा हमें ऊपर और अगर नागवंश के धार्मिक जीवन से संबंधित अगर टिप्पणी लिखने को भी अगर आए तो हमें नागवंश से संबंधित जो है जानकारी जो होती है पहले वो हमें फ्रेमिंग वहाँ पर करना होगी। फिर देन जो है नेक्स्ट स्टेप में हम नागवंश के धार्मिक जीवन को लाएंगे और लास्ट में जो है हम प्रमाण के रूप में जो है या फिर जो यहाँ पर हम इसका उल्लेख यहाँ पर करेंगे। फिर जो देखा जाए फिर राजनीतिक जीवन, ये राजनीतिक जीवन ऐसा रहा है कि प्रजातांत्रिक संघराज्य रहा है और वैवाहिक संबंधों की जो है वाकाटक और गुप्त वंशों के साथ इनकी नीति ये रही है। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं नागवंश के जो है कला एवं स्थापत्य कला से जो है कौन कौन से यहाँ पर जो है मेन यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। अगर नागवंश के जो है कला और स्थापत्य कला को अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये जो नागवंश रहा है इसमें जो मंदिर और फिर अगर देखा जाए तो इनके भवन, फिर इनके स्तंभ और इनकी शिक्षा और इनकी एक आती है मूर्ति कला। जो इनकी कला और स्थापत्य जो है इनमें ये पॉइंट रहते हैं। मंदिर की अगर बात हम करें, इनके जो मंदिर होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं ये शैव मतावलंबी थे, जिसकी पुष्टि जो होती है शिव मंदिर से होती है, इनके साक्षात से होती है। फिर यूँ देखा जाए तो जो पवाय से जो भगवान विष्णु जी का मंदिर भी यहाँ पर इनके साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो इनके मंदिर निर्माण की या यूँ कहें कि इनके मंदिर के जो है कला के यहाँ पे इनके अवशेष रहे हैं। फिर अगर देखा जाए तो स्तंभ की अगर बात हम करें तो पद्मावती से जो मणिभद्र यक्ष एवं जो राजकीय इनका प्रतीक होता है ताड़ स्तंभ, इनके शीर्ष एवं विष्णु मंदिर के जो है सूर्य स्तंभ की जो है प्राप्ति इनके स्तंभ कला को क्या करती हैं, यहाँ पर संदर्भित करती हैं। फिर अगर देखा जाए तो भवन जो है इनके पवाया से प्राप्त जो है अवशेष होते हैं, वहाँ पर भवनों के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर अगर देखा जाएगा तो इनकी शिक्षा की अगर बात हम करें तो जो पद्मावती रहा है नागवंश की एक शाखा, ये जो रही है ज्योतिष, दर्शन, धर्मशास्त्र और साहित्य का एक महत्वपूर्ण जो है शिक्षा के रूप में क्या रहा है, ये केंद्र रहा है। अब जो कर देखा जाए तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि नागवंश के जो हैं जो मूर्ति कला जो रही है उसके कौन कौन से क्या होते हैं यहाँ पर गुण होते हैं या कौन कौन से उनके जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो देख रहे हैं नागवंश की मूर्ति कला। तो नागवंश की मूर्ति कला की अगर बात हम करें तो इनकी जो मूर्तियाँ होती हैं वो पाषाण से क्या होती है, निर्मित होती हैं। जो कि पाषाण से निर्मित जो मूर्तियाँ होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, वो पवाया से प्राप्त होती है। फिर अगर देखा जाए तो नाग शासकों के जितने भी शैव, वैष्णव और शाक्त की जो कहें कि इनके मतावलंबी ये रहे हैं, तो इनकी जो है मंदिरों की सुरक्षा एवं समन्वय का भी क्या यहाँ से हमें इनकी मूर्ति कला में क्या होता है यहाँ पर ज्ञान होता है। फिर अगर देखा जाए तो मूर्तियों से नृत्य, वाद्य एवं संगीत की जो है कला का ज्ञान होता है, इनकी उदारता का यहाँ से क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ये रहा है फ्रेंड्स जो है नागवंश की मूर्ति कला। अब जो कर देखा जाए तो वो है नागवंश के पतन। अब नागवंश के पतन की अगर बात हम करें तो इनकी जो राजधानी रही वो रही है पद्मावती, इनकी राजधानी जो है केंद्रीय राजधानी के रूप में रही है। फिर जो दो शासक होते हैं, एक होते हैं गणपति नाग और एक होते हैं भवनाग। इनकी जो है पराजिता का जो उल्लेख होता है वो समुद्रगुप्त की जो है इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है कि जो अंतिम जो शासक रहे हैं पद्मावती के जो हैं उनकी शाखाओं के, तो ये दोनों जो ही शासक रहे हैं गणपति नाग और भवनाग, ये दोनों ही समुद्रगुप्त से क्या होते हैं, पराजित हुए थे। और इस बात का उल्लेख जो होता है वो प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। उसके पश्चात जो होता है यहाँ से नागवंश की जो है यहाँ पर इनकी सत्ता का जो है समाप्ति होती है और समुद्रगुप्त के द्वारा जो है नागवंश को अपने अधिकार में लेकर वहाँ पर समुद्रगुप्त का जो है राज्य स्थापित होता है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, जय भारत।